विद इन द बॉडी सारे पार्टिकल एक दूसरे के बीच का सेपरेशन हमेशा मेंटेन रहेगा। ऑल द पार्टिकल ऑफ द बॉडी आर एट फिक्स सेपरेशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, यानी कोई भी मोशन होगा रिजिड बॉडी के हर पार्टिकल का सेपरेशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में फिक्स रहेगा। तो अभी यार हमें दो तरह के मोशन की बात करना है। एक जो हम बात कर चुके हैं ट्रांसलेशनल मोशन, बल्कि मुझे लिखना चाहिए प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। अब तक यार काइनेमेटिक्स से लगा के लीनियर मोमेंटम तक हमने जितना डिस्कशन किया है वो सब क्या था? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। अंतर क्या है ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन में? तो पहली बात तो ये कि हम जितनी भी बात रोटेशनल मोशन के लिए करने वाले हैं वो पॉइंट मास के लिए नहीं बल्कि रिजिड बॉडी के लिए करने वाले। तो मैंने कहा ये एक रिजिड बॉडी है और वो कुछ इस तरह से मोशन कर रही है। ए पॉइंट तो बी पॉइंट तो सी पॉइंट। विद इन द बॉडी सी पॉइंट जैसा मोशन करेगा बी पॉइंट भी वैसा मोशन करेगा, ए पॉइंट भी वैसा ही मोशन करेगा। यानी अगर ए कहीं टर्न हुआ है तो बी भी टर्न हुआ है तो सी भी टर्न हुआ है, ऐसा। बात क्लियर है? ये बॉडी कैसे भी आगे पीछे जाती जाए लेकिन अगर सारे पार्टिकल का मोशन एक जैसा है तो मैं कहूंगा वो प्योर। यानी यार किसी इंस्टेंट पे अगर इसने एस डिस्टेंस कवर करी तो इसने भी एस डिस्टेंस, तो इसने भी एस डिस्टेंस। किसी इंस्टेंट पे अगर इसकी वी वेलोसिटी तो इसकी भी वी, इसकी भी, इसका ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन ए है तो इसका भी। हर पार्टिकल के लीनियर पैरामीटर एक जैसे हैं तो वो कैसा है? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है ना। लीनियर पैरामीटर एस, वी एंड ए आर सेम फॉर ऑल द पार्टिकल्स। मेन पॉइंट ये है कि सारे पार्टिकल्स के लीनियर पैरामीटर डिस्टेंस, वेलोसिटी या एक्सेलेरेशन वो एक जैसे हैं तो हम कहेंगे क्या? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। कोई ऐसा मोशन जिसमें किसी बॉडी का हर पार्टिकल किसी एक पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन करेगा, बल्कि पॉइंट नहीं कहना चाहिए, एक लाइन के अबाउट सर्कुलर मोशन करेगा। यानी इन सारे पार्टिकल के सेंटर्स ऑफ सर्कुलर मोशन वो किसी कॉमन लाइन से पास करेंगे, है ना। यानी यार इस बॉडी में जितने पार्टिकल हैं उनके सर्कुलर मोशन के सेंटर्स इस कॉमन लाइन से पास करते हैं। दैट कॉमन लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। तो इस कंबाइंड मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन, है ना। सर्कुलर मोशन में एक पार्टिकल होता था, यहाँ एक से ज़्यादा पार्टिकल है जो कंबाइंड एक कॉमन लाइन पे जिनके सारे सेंटर हैं, है ना। बात क्लियर है? इफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ रिजिड बॉडी आर मूविंग इन circular tracks in such a way their centers lie on a common hypothetical line, ब्रैकेट में लिख देना, called axis of rotation. The combined motion of all the particles, the combined motion of all the particle is called rotational motion. तब यार हर पार्टिकल सेम या अलग अलग ट्रैक में सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो क्या बता यार, अगर मैं कहता हूं कि ये ए किसी v स्पीड से मूव कर रहा है तो बी भी उसी स्पीड से मूव करेगा, सी भी उसी स्पीड से मूव करेगा। हमें पता है जितना ज़्यादा रेडियस होगा उनकी स्पीड भी उतनी ही ज़्यादा होगी, है कि नहीं यार। तो फिर क्या
सारे पार्टिकल में क्या बात कॉमन है, क्या बात कॉमन है? ए यहाँ मूव किया, बी यहाँ मूव किया, सी यहाँ मूव किया थोड़ा देर बाद, क्या सबके डिस्टेंस कवर्ड सेम है क्या? नहीं, जो ज़्यादा रेडियस पे होगा उसके डिस्टेंस कवर्ड ज़्यादा होंगे। तो फिर यार क्या चीज़ पूरे रिजिड बॉडी में कॉमन है? तो पहली बात तो यार लीनियर पैरामीटर एस, वी या ए ये पूरी रिजिड बॉडी के हर पार्टिकल के लिए एक जैसे नहीं है। तो फिर कौन से पैरामीटर? एंगुलर पैरामीटर। अगर मैं कहूँ यार ए ने कुछ एंगल कवर किया है 60 डिग्री, तो बी ने भी 60 डिग्री, सी ने भी, यानी एंगल कवर्ड सबके लिए सेम होगा। या कोई कहता है इस वक्त ए के रोटेट करने की एंगुलर वेलोसिटी समथिंग रेडियन पर सेकेंड है, तो बी भी, सी भी उसी एंगुलर वेलोसिटी से मूव करेगा। तो क्या हम कह सकते हैं रिजिड बॉडी के लिए एंगुलर पैरामीटर फॉर ऑल द पार्टिकल, एंगुलर पैरामीटर थीटा, ओमेगा या अल्फा आर सेम फॉर ऑल द पार्टिकल्स। तो बात आती है यार कि हमें हमेशा इंटरेस्ट तो लीनियर पैरामीटर में रहा है, एंगुलर पैरामीटर सेम है, तो यार रोटेशनल मोशन को एनालाइज करने के लिए हमें एंगुलर पैरामीटर में ही डिस्कशन करना है। हम हमेशा थीटा, ओमेगा या अल्फा की बात करेंगे, वो किसके लिए होगी? वो रिजिड बॉडी के सारे पार्टिकल के लिए होगी, क्योंकि जो कहानी एक की है वही सबकी है। तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर बी पॉइंट के लिए लीनियर पैरामीटर डिस्कशन करना है, स्पेशली बी के लिए, तो हमें उसका आर पता होना चाहिए। आर पता होगा तो यार बताओ उसका वी कैसे आ जाएगा? आर ओमेगा से। ए कैसे आ जाएगा? आर अल्फा से। एस कैसे आ जाएगा? यदि किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अगर लीनियर पैरामीटर हमें निकालना होंगे तो इस तरीके से निकल आएंगे। यार बात क्लियर है? किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने की वजह हम जानते हैं कि फोर्स अकेला नहीं है। कैसे? तो चलिए एक हैंड पाइप को हमें घुमाना हो और हम एफ का फोर्स यहाँ लगाते हैं, तो जितना पानी हमें निकालना है, बेसिकली यहाँ पानी आउटपुट है, रोटेशन की वजह से पानी बाहर आता है। तो क्या पता यार अगर मैंने ये डिस्टेंस आर पे फोर्स लगाया है, अगर मैं आधी डिस्टेंस पे फोर्स लगाऊं तो उतना ही पानी निकालने के लिए हमें ज़्यादा ताकत लगाना पड़ती है। सबने रियलाइज़ किया हो हैंड पाइप में जैसे जैसे हम सेंटर के करीब पहुंचते हैं हमें ज़्यादा ताकत, यानी अगर सेंटर के बिल्कुल सेंटर पे लगाऊं तो डबल लगाना पड़ेगा, अगर मैं 1/4 पे लगाऊं तो 4 गुना लगाना पड़ेगा, तब उतना ही असर आएगा। यानी यार घुमाने के लिए, रोटेशन के लिए केवल फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि ये भी मैटर करता है कि हम फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, है ना। तो बेसिकली इस बात को एक्सप्रेस करने के लिए कि रोटेशन के लिए एफ भी रिस्पॉन्सिबल है और वो आर परपेंडिकुलर भी रिस्पॉन्सिबल है जहाँ पे हमने फोर्स लगाया है, तो हम टॉर्क की डेफिनेशन ये दे देते हैं एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। अभी एक होता है अगर मैं फोर्स ऐसे लगाऊं तो क्या रोटेशन होगा? अरे ऐसे खींचने पे हैंड पाइप तो हाथ में आ सकता है बट रोटेशन नहीं हो सकता, और हैंड पाइप भी हाथ में तब आएगा जब खींचने वाला सन्नी देव लो, है ना। ये रेडियस वेक्टर, अगर मैं कहूँ फोर्स थीटा एंगल पे लगा है तो हम समझ सकते हैं फोर्स का कौन सा कंपोनेंट रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा? दूर वाला। क्या ये वाला कंपोनेंट रोटेशन में मदद नहीं करेगा? यानी टॉर्क की डेफिनेशन में एफ का कौन सा कंपोनेंट होना चाहिए? एफ साइन थीटा इंटू आर। ये बात क्लियर है? कोई अगर एफ इंटू आर साइन थीटा कहता है तो गलती है क्या है? अरे रिजल्ट तो वही आएगा, कोई एफ इंटू आर परपेंडिकुलर बोले या आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, टॉर्क यही रहेगा। अरे तुम सोच के देखा है, अगर मैं कहूँ कि फोर्स ऐसे लगाया गया है कि ये रेडियस है और एफ का लाइन ऑफ एक्शन पीछे बढ़ाएं तो ये डिस्टेंस, क्या बता यार, अगर मैंने ये थीटा एंगल बोला तो ये भी थीटा होगा, तो ये क्या होगा? आर साइन थीटा। कोई ऐसे कहते यार फोर्स पूरा ले लो और जहाँ तुमने फोर्स लगाया है उस रेडियस का, उस फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ढूंढ लो, फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन से आर परपेंडिकुलर ढूंढ लो, तो भी हमारा काम चलेगा। यानी यार अब हम टॉर्क को, वैसे तो यार ये जानते थे
लेकिन हम दो तरीके सोच सकते हैं, फोर्स का कंपोनेंट रेडियस के परपेंडिकुलर या रेडियस का कंपोनेंट, तो भी तो यार आर एफ साइन थीटा ही आएगा। ये हमने टॉर्क की दो डेफिनेशन बना दी है। बात क्लियर है यार? किसी सिचुएशन में टॉर्क निकालना हो तो निकाल लोगे यार। एम मास का बॉब ऐसे लटक रहा है, ये एल की लेंथ है, टॉर्क कितना होगा? एम मास का पार्टिकल यू स्पीड से थीटा एंगल पे फेंका, फाइंड टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये जब प्रोजेक्टाइल करेगा तो हाईएस्ट पॉइंट पे टॉर्क कितना होगा? टॉर्क एक बार डिफाइंड हो गया तो तुम्हें रोटेशन नज़र आए या नज़र आए, हमें टॉर्क डेफिनेशन के हिसाब से बताना पड़ेगा। हाँ, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड यू। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑन द पार्टिकल अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट, यार ये बताना जरूरी होता है कि किसके अबाउट टॉर्क की हम बातें कर रहे हैं। करते चले यार, रुक के बैठ जाते। तो यार इसका पहले वाले का आंसर कितना होगा? यार हम जो आसान होगा वही करेंगे। क्या बता रहे, mg नीचे लग रहा है और तुम चाहो तो यार mg का ये बर वाला कंपोनेंट निकाल लो, टॉर्क आ जाएगा। या दूसरा तरीका, mg को आगे बढ़ाओ, ये वाला कंपोनेंट ढूंढ लो r परपेंडिकुलर, तो टॉर्क आ जाएगा। जो भी करना चाहो। F इंटू, मैंने कहा चलो टेंशन, तो बता रहे टेंशन एक्सिस से पास कर रहा है, जिस पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क निकालना है उसी पॉइंट से अगर कोई फोर्स पास करे तो टॉर्क होगा क्या? अरे अगर मैं ऐसे ही खींचने लगूं, यहाँ पे फोर्स लगा दूं तो क्या टॉर्क मिलेगा? कुछ ऐसी बात है यार। F इंटू आर परपेंडिकुलर होता है, तुम यार धागे का टॉर्क निकालोगे तो जीरो आएगा, है ना। अरे करो यार, डेफिनेशन मैंने बता दी है। F की जगह mg और r परपेंडिकुलर, यानी यार फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन से ये डिस्टेंस कितनी होगी यार? L sin थीटा। कोई दिक्कत है यार? या तुम ऐसे कर सकते थे, ये शो कर देते कि ये एंगल थीटा है तो ये कंपोनेंट mg sin थीटा होगा, तो mg sin थीटा के साथ सीधे L मल्टीप्लाई कर देते, दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो अगले वाले का आंसर क्या आएगा? हाँ यार, क्वेश्चन में कहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से कितना टॉर्क होगा अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी इस पॉइंट के अबाउट जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो ग्रेविटी फोर्स लगाएगी कि नहीं? कहाँ लगाएगी? नीचे। ये हो गया F। और इस पॉइंट के अबाउट क्या R परपेंडिकुलर सोचा जा सकता है? अरे वो R परपेंडिकुलर फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन से ये होगा। F जीरो है क्या? R परपेंडिकुलर जीरो है क्या? तो F इंटू आर परपेंडिकुलर, F हो गया mg और R परपेंडिकुलर ये लेंथ होगी, और ये लेंथ कितना? हाँ, हाफ ऑफ द रेंज। रेंज होता था u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। कोई दिक्कत है? हाँ हाँ, नहीं यार, मैंने ये टॉर्क महसूस कराने की कोशिश करी है, वरना टॉर्क मैं ऐसे भी कह सकता था, टॉर्क इज डिफाइंड एज दिस,
मुझे कुछ और बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो मैंने यार महसूस कराने की कोशिश करी है, वरना तो टॉर्क की बात शुरू ही डेफिनेशन से होती है। किस किताब में यार पहले ये एग्जाम्पल दिया होता है। इस एग्जाम्पल से ये मत समझो कि केवल रॉड के लिए डिफाइंड है। टॉर्क एक डेफिनेशन है, बहुत ब्रॉड सेंस में समझी जा सकती है, और अभी हमारे पास छोटा सेंस भी नहीं है, तो ब्रॉड सेंस में कहाँ से लाऊं? बात समझ रहा है? जब मैं कहता हूँ ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पहुँच गया, तो इस पॉइंट के अबाउट इसके अंदर एंगुलर वेलोसिटी है। कहाँ से आई एंगुलर वेलोसिटी? इस पॉइंट के अबाउट इसके अंदर एंगुलर वेलोसिटी है। तुम कहोगे एंगुलर वेलोसिटी कैसे? इधर से ज्वाइन करो, और अगर मैं कह दूँ इसकी वेलोसिटी ऐसे, इसका यहाँ कंपोनेंट आएगा, और v अपॉन आर परपेंडिकुलर, ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर होता है, तो v का ये कंपोनेंट अपॉन आर, ये इसका ओमेगा है। और ओमेगा डेवलप कैसे हो गया? बिना टॉर्क के। तो इसका मतलब टॉर्क इसको लगता रहा है, तो उस सेंस में टॉर्क का मतलब है यहाँ। यार कुछ डेफिनेशन पहले हमें मान लेना होती, बाद में मैं कनेक्ट कर पाऊंगा कि ये डेफिनेशन ऐसे ही क्यों है। अभी शुरुआत है टॉपिक की, तो कुछ बातें मैंने डिफाइन की हैं, थोड़ा बहुत रियलाइज़ भी कराया है। इसका ये मतलब नहीं कि पर्टिकुलर इसी केस के लिए डिफाइंड है। इससे हमें समझ में आता है कि टॉर्क ऐसे ही डिफाइंड होना चाहिए। ये एक बोल्ट है, क्वेश्चन में आज जैसे फोर्स लगाया गया है, क्वेश्चन पूछा फाइंड एफ विच प्रोवाइड इक्वल टॉर्क एज 60 न्यूटन टू द बोल्ट। यार ये बोल्ट को घुमा के खोलने वाला प्लायर है, तो क्वेश्चन पूछा अगर 16 न्यूटन जितना टॉर्क दे रहा है, उसके लिए एफ कितना होना चाहिए जो इसके बराबर टॉर्क दे। निकाल लोगे यार? फाइंड एफ विच प्रोवाइड इक्वल टॉर्क एज 16 न्यूटन टू द बोल्ट। हो गया यार? हाँ 1 मीटर। ये 2 मीटर है, ये 1 मीटर है। आंसर 16 न्यूटन ही आ रहा है। तो यार इसकी वजह से जो टॉर्क आएगा वो आएगा 16 इंटू 2 साइन 30 एफ इंटू आर साइन 30, यानी 16 न्यूटन। ये तो हो गया इसका टॉर्क, और इसका टॉर्क होगा एफ इंटू, इसका टॉर्क होगा एफ इंटू आर, यानी एफ इंटू 1। तो एफ इक्वल टू क्या आ गया? 16 न्यूटन। 8 न्यूटन कैसे निकाल लेते हैं? अरे सीधी सी बात है, यहाँ ये फोर्स एंगल पे लगा है और वहाँ परपेंडिकुलर लगा है। यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ डिस्टेंस कम है। हाँ इसमें आ जाएगा, हमेशा नहीं आएगा। अभी यही फोर्स अगर 1/3 डिस्टेंस पे लगा होता तो, अरे अगर मान लिया 1/3 आधे मीटर पे लगा होता तब आ जाता क्या? अरे ये तो एक कॉन्सिडेंस हो गया कि फोर्स के कंपोनेंट तुमने इक्वल कर दी। तो यार ये एक लाइट रॉड है और इसमें मैंने एक स्मॉल एम मास इससे कनेक्ट किया है। अभी तक हम फोर्स जानते हैं और कुछ जानते नहीं। अगर मैं इसमें एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाऊं जो हमेशा परपेंडिकुलर मेंटेन रहेगा, यानी किसी भी इंस्टेंट पे ये फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट के
रास्ते के अलॉन्ग है या इस लेंथ के परपेंडिकुलर है, तो पता है इसके अंदर लीनियर एक्सेलेरेशन कितना आएगा, लीनियर एक्सेलेरेशन अलॉन्ग द पाथ ए इक्वल टू F/m लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? अगर मैं कहूँ इसके अंदर एंगुलर एक्सेलेरेशन कितना आएगा, एंगुलर एक्सेलेरेशन, तो हम जानते हैं यार कि इसका लीनियर एक्सेलेरेशन a और इसका एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा आपस में कैसे रिलेटेड है, a इक्वल टू आर अल्फा। मैं एक काम करता है यार, f इक्वल टू एम ए में a की जगह आर अल्फा लिख देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इसको रोटेशन के सेंस में सोचना चाहता हूँ। मैं यहाँ टॉर्क ज़बरदस्ती अपियर कराना चाह रहा हूँ, है ना। मतलब अभी तक हम ट्रांसलेशनल थ्योरी जानते थे, अब मैं रोटेशनल थ्योरी ज़बरदस्ती यहाँ अपियर कराना चाह रहा हूँ। तो क्या फोर्स अल्फा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? यार अभी अभी हमने महसूस किया है कि फोर्स अकेला एंगुलर एक्सेलेरेशन लाने के लिए जिम्मेदार नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ टॉर्क अपियर कराने की कोशिश करता हूँ। आर से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, ये क्या बन गया यार, टॉर्क इक्वल टू mr² इंटू एल्फा। यार वजह ये है कि मैं चाहता हूँ कि जैसे F इक्वल टू एम ए होता था वैसे ही टॉर्क इक्वल टू समथिंग इंटू एल्फा का फॉर्मेट बने। अरे F इक्वल टू एम ए होता था, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, तो हमें थ्योरी बहुत सिमिलर टाइप की मिलेगी, जैसी लीनियर में होती थी वैसी रोटेशनल में। और इसी के लिए सारा प्रयास किया गया है। हम ये जानते हैं यार कि फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है अल्फा के लिए, टॉर्क होता है, तो मैंने टॉर्क अपियर कराया है और वैसे ही फॉर्मेट भी आ गया। मैंने इस mr² का नाम आई लिख दिया है थोड़ी देर के लिए, ताकि सिमिलर लुक आए। जैसे F इक्वल टू एम ए होता था, क्या वैसे ही टॉर्क इक्वल टू ये एक रिजिड बॉडी है और मैंने कहा ये m1 m2 m3 m4 इनको मैं अलग अलग रेडियस पे कंसीडर करता हूँ, r1 r2 r3 ऐसे। मैंने यार इसमें कुछ F का फोर्स लगाया है। अभी तक हम लोग केवल ट्रांसलेशनल मोशन जानते हैं। अब यार मैं वही बात रिजिड बॉडी के लिए रियलाइज़ करने वाला हूँ। उसमें तो समझ में आ गया यार कि अगर आई जैसा कोई टर्म हम डिफाइन करें तो रोटेशन वाली थ्योरी बिल्कुल लीनियर थ्योरी जैसी बनाई जा सकती है। और वही बात मैं यहाँ करने वाला हूँ। मतलब ये ऑब्जेक्ट सोचो कि आपस में किसी बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं, इनके बीच में कोई इंटरेक्शन है, और वो इंटरेक्शन अभी तक हम फ्रिक्शन जैसा समझते आ रहे हैं कि इसको खींचो तो बता यार, अगर हम एक पोर्शन को खींचते हैं तो इस पोर्शन को फोर्स कहाँ लगता है, आगे, और इस पोर्शन को अगर मैं इसको खींच रहा हूँ तो इसकी मजबूरी है कि अपने साथ ये नीचे वाले को चलाने की कोशिश करेगा, यानी इसको Fr1 आगे लगेगा तो इसको खुद को Fr1 पीछे मिलेगा। नहीं, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे यहाँ होता था। अब पता है इस ऑब्जेक्ट के पास Fr1 आया तो ये अपने नीचे वाले को चलाने की कोशिश करेगा, यानी इसको Fr2 कहाँ मिलेगा, आगे, तो इसको Fr2 कहाँ मिलेगा, पीछे। क्या ये सिस्टम आगे तक कंटिन्यूड रहेगा? बात क्लियर है? अब मैं इस ऑब्जेक्ट के लिए जो कि m1 मास का है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लगा रहा हूँ, F माइनस Fr1 इक्वल टू m1 इंटू ए, यानी F माइनस Fr1 इक्वल टू m1, और a1 को मैं r अल्फ़ा ज़बरदस्ती अपेयर करा रहा हूँ, बल्कि r1 अल्फ़ा लिख दूँ क्योंकि रोटेशन में चीज़ों को कन्वर्ट करना है। बता यार इस ऑब्जेक्ट के लिए मुझे क्या लिखना चाहिए, m2 वाले ऑब्जेक्ट के लिए Fr1 माइनस Fr2 इक्वल टू m2 r2 अल्फ़ा, ये कंटिन्यूड रहेगा, Frn माइनस 1 Frn ये आखिरी में है ना, इक्वल टू mn Rn अल्फ़ा। यही बात समझ में आ रही है? अच्छा, आखिरी में आखिरी वाला Frn वो हिंज से होके जाएगा। खैर मैं एक काम कर रहा हूँ यार, इस पूरे में R1 से, इस पूरे में R2 से, इस पूरे में R3 से
इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मैं टॉर्क अपेयर कराना चाहता हूँ इस पूरे में Rn से। बता यार, इसका और इसका प्रोडक्ट, इसका और इसका प्रोडक्ट कैंसिल हो जाएगा। वो कैसे कैंसिल हो गया यार, ये R1 है ये R2 है। तो जवाब है यार कि ये स्लाइस मैंने बहुत पास पास काटी है और बहुत पास पास काटी है, इतनी पास पास तो R1 और R2 में कोई खास अंतर नहीं होगा। तो क्या FR1 इंटू R1 और FR1 इंटू R2 तब निगलेक्ट किया जा सकता है। ये स्लाइस मैंने लाखों की संख्या में छोटी सी जगह पे काटी हूँ, बहुत छोटे के लिए। तो यार अगर ये स्लाइस बहुत छोटी छोटी मैंने काटी है तो ये टर्म और ये टर्म लगभग इक्वल होगा। FR2 इंटू R2 और FR3 यहाँ पे आएगा FR2, क्या ये कैंसिल हो जाएगा। फिर से वही लॉजिक कि R2 और R3 में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो बिल्कुल पास पास है, और ऐसे कटिंग करते करते यहाँ सब खत्म हो जाएगा, यहाँ तक पूरा खत्म। अब क्या आएगा, हाँ यार तोड़ दूंगा मैं। क्या बताओ, ये वाला टॉर्क, ये टॉर्क कुछ भी बना रहे, अगर हम एकदम एक्सिस के पास है तो उसका टॉर्क इफेक्ट क्या होगा, 0 इक्वल टू यहाँ आएगा m1 r1 स्क्वायर, ये r1 मल्टीप्लाई होके m2 r2 स्क्वायर mn rn स्क्वायर इंटू क्या यानी क्या यार, ये टाउ नेट था ऑन द बॉडी एक्सटर्नल टॉर्क, और इस पूरी चीज़ का नाम अगर मैं आई रख दूं तो क्या वो ऐसे ही कुछ निकल के आ रहा है, नहीं। लेकिन ये पूरी चीज़ है क्या, अरे यार सिंगल मास ऑब्जेक्ट में mr स्क्वायर था तो यहाँ ये mr स्क्वायर का सम है। यानी यार बार बार हमें एक बात समझ में आ रही है यार कि mr स्क्वायर का सम यहाँ पे एक टर्म है जिसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा। और अभी बात खत्म नहीं हुई यार, नोट करते चल लो ना। अगर मैं इसी शेप के लिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक बॉडी है जो काइनेटिक एनर्जी अचीव कर चुकी है, इसके अंदर कुछ ओमेगा की एंगुलर स्पीड है इस वक्त, तो हम बात कर चुके हैं यार कि ओमेगा पूरी बॉडी के लिए एक जैसा होता है। अगर मैं कहूँ r1 डिस्टेंस पे जो m1 मास है उसकी स्पीड v1 है, r2 डिस्टेंस पे जो m2 मास है उसकी स्पीड v2 है, तो क्या हमें पता है कि लगातार जैसे जैसे हम सेंटर के करीब आते जाएंगे वैसे वैसे स्पीड कम होती जाएगी। हम काइनेटिक एनर्जी अभी तक वही जानते हैं, क्या, ट्रांसलेशनल। तो अगर मैं इन छोटे छोटे r1 r2 रेडियस पे मासेस को ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए ऐड करूं तो क्या ये पूरी रिजिड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होगी। अरे यार ट्रांसलेशनल कॉन्सेप्ट में तो यही होता था यार, काइनेटिक एनर्जी। अब क्या होता है यार, v1 वो होगा r1 ओमेगा, v2 r2 ओमेगा डॉट डॉट डॉट। क्या ओमेगा सबके लिए कॉमन है, और ऐसे करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का रिजल्ट आएगा हाफ m r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यानी क्या, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अगर हम इतनी चीज़ को फिर से यार एक नाम आई दे रहे हैं, सिंबल आई दिया है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मतलब पहले हाफ एम वी स्क्वायर होता था और अब क्या, हाफ। क्या ये बात हमें बार बार एक बात समझ में आ रही है यार कि ऐसा कोई टर्म डिफाइन कर दें तो जितने डेफिनेशन जितने फार्मूले लीनियर मैकेनिक्स में होते थे वही सारी बातें रोटेशनल मैकेनिक्स में उसी फॉर्म में आ रही हैं। तो अब यार बार बार जब ये आ ही रहा है तो यार सबसे पहले हम इसी को समझ लेते हैं, बाकी बातें तो बाद में कर लेंगे।
तो यार अगर डिस्क्रीट मास सिस्टम है जिसमें हम लोग m1 m2 m3 को ऐसे r1 r2 r3 में अलग अलग सोच सकते हैं, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला हमने बना दिया है ना। तो तुम समझ सकते हो यार कोई रिजिड बॉडी अगर किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो mr² का सम कलेक्ट करने के लिए हमें इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। कोई भी जनरल मास dm अगर r रेडियस पे है तो उसका कंट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया dm r² होगा, और ऐसे ऐसे dm और उसकी रेडियस, यार dm जो कि रोटेट कर रहा है उसकी रेडियस का स्क्वायर वो कंट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और अगर पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, dm इंटू r²। यानी यार हमने एक टर्म डिफाइन किया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और क्यों डिफाइन किया है तुम समझ गए यार, क्योंकि जितने भी रिजल्ट्स जितने भी फॉर्मूले हमने लीनियर मैकेनिक्स में पढ़े हैं वो सारी बातें रोटेशनल मैकेनिक्स में उसी फॉर्म में आ रही हैं। जैसे F इक्वल टू ma होता था लीनियर मैकेनिक्स में, तो क्या बता रहा, टॉर्क इक्वल टू I अल्फा हो जाएगा रोटेशनल मैकेनिक्स में। जैसे यार काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता था, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी हाफ I ω² हो जाएगा। ठीक है, नो डाउट यार काइनेटिक एनर्जी हमने लीनियर कॉन्सेप्ट से ही लाई है, तो अभी भी वर्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहाँ वैलिड होगा। यार पहले वर्क डन क्या होता था, Fs, क्या मैं S को r थीटा लिख सकता हूँ, r थीटा, वो भी r रेडियस वाला होगा, और F इंटू r क्या हो गया। तो यार वर्क डन की एक और डेफिनेशन आ गई, ये नई डेफिनेशन नहीं है। अगर हम इस तरीके से वर्क डन ला सकते हैं तो ये भी वर्क डन है नहीं, और अगर हम टाउ थीटा से लाना चाहें तो ये भी वर्क डन है। बात क्लियर है, नो डाउट यार। W नेट इक्वल टू डेल्टा के या पुरानी वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड जितनी बातें थी वो अभी भी वैलिड रहेंगी, बस वर्क लिखने का तरीका नया हो गया है और पुराना भी वैलिड है। काइनेटिक एनर्जी लिखने का तरीका नया हो गया है और पुराना भी वैलिड है। बात क्लियर है। हम एक फॉर्मूला पढ़ते थे P इक्वल टू m इंटू वी, दिस इज एनालॉगस। हम लोग एक एंगुलर मोमेंटम टर्म पढ़ेंगे, ये लीनियर मोमेंटम है, ये एनालॉगस है यार लीनियर मोमेंटम। अब हम एंगुलर मोमेंटम I ओमेगा पढ़ेंगे। हाँ वही अभी बता यार, P इक्वल टू m इंटू वी आया कब था पहली बार, जब हमने किसी m मास को उसकी v स्पीड अचीव करने के लिए बात करी थी, F का फोर्स अगर t टाइम के लिए लगाया है, याद आया यार, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए की जगह F बाई एम इंटू टी, तो F इंटू टी इक्वल टू एम वी माइनस यू आया था। अरे याद आया यार। खैर ये बातें अभी और डिटेल में करेंगे। किसी रिजिड बॉडी में अगर मैंने कहा टॉर्क लगाया है टाउ का, तो उसका अल्फा क्या होगा, वो होगा टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नहीं तो उसका थोड़ी देर बाद ओमेगा क्या होगा, ओमेगा नॉट प्लस, है ना। तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इक्वल टू होगा टॉर्क इंटू टी डिवाइड बाई आई। आई यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। क्या दोनों थ्योरी एनालॉगस हैं कि नहीं, अरे याद आया कि नहीं, अरे ये याद आया कि नहीं, अब याद आ गया होगा। तो जैसे हम पहले इम्पल्स की इक्वेशन लिखा करते थे F इंटू टी इक्वल टू एम वी माइनस यू, तो जब सब कुछ सिमिलर है तो क्या टाउ इंटू टी इक्वल टू आई ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट वो भी वैलिड होगा कि नहीं। तो तुम सोचो यार, बिल्कुल शुरू से कंपैरिजन करा डालो जब से हमने काइनेमेटिक्स पढ़ी है। यार कुछ बातें तो हम सर्कुलर मोशन के समय एनालॉगस बता चुके हैं, वी ओमेगा के एनालॉगस से कन्वर्ट कर सकते हैं, एस थीटा के एनालॉगस से कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं ए अल्फा के एनालॉगस से कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये तो काइनेमेटिक्स की बातें हो गई। और उसके बाद अब लॉज ऑफ मोशन में हमने F इक्वल टू ma पढ़ा था, वर्क एनर्जी में ये टर्म पढ़े थे और इम्पल्स वाले में ये टर्म पढ़े थे। क्या उन सब का रोटेशनल वर्जन आ गया है, बस हमें एक नया टर्म डिफाइन करना पड़ा है, क्या, अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क और अल्फा तो एनालॉगस टर्म है ही। क्या बात समझ में आ गई यार।
तो यार अब हमारा थॉट क्लियर होना चाहिए कि जैसे जैसे ख्याल पहले हमें आते थे वैसे वैसे आएंगे। पहले हम F इक्वल टू एम ए लगाते थे, अब हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, देन टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगाएंगे। लेकिन मुद्दा यार कि आई एक छोटी बात नहीं है यार। हमने यार आई एक बार लिख दिया तो सारी चीज़ें बहुत बढ़िया हो गई। तो अब यार इन पे तो हम क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले इससे निपट लिया जाए। जो नया टर्म क्या आया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हटा दे भाई लोग।